नई बहुओं का नदी किनारे खुले में नहाना और रसोई। पूजा बहू उठ जा बेटा, आज तेरी मुंह दिखाई है और पहली रसोई भी। जल्दी से उठकर नहाना धोना कर ले, फिर खाना बनाकर मंदिर भी जाना है और देवता भी पूजने हैं। उसके बाद औरतें आना शुरू हो जाएंगी। पूरा दिन काम में ही फुर्सत नहीं मिलेगी आज तो। कल ही सरला के इकलौते बेटे राजा की शादी हुई है। आज उसकी पत्नी पूजा की मुंह दिखाई और पहली रसोई की रस्म है, जिसके लिए सरला पूजा को उठा रही है। पूजा उठकर बैठ जाती है और अपनी नंद से कहती है, दिव्या दीदी, मम्मी कह रही हैं कि नहा लूं, लेकिन मुझे तो यहाँ कहीं पानी ही नहीं दिख रहा। भाभी, क्या है ना कि गांव में सरपंच ने 4 नल लगवाए थे, लेकिन उन चारों में से 3 खराब हो गए हैं और एक मुश्किल से चलता भी है, तो उसमें पानी गंदा आता है। ये सुनकर पूजा परेशान हो जाती है और दिव्या से पूछती है, तो क्या यहाँ पानी नहीं आता? आप लोग पानी कहाँ से लाते हो और मुझे कहाँ नहाना है? भाभी, अब गंदे पानी में तो कोई भी नहीं नहा सकता, इसीलिए हम सब लोग पास में ही एक नदी है, वहीं पर नहाते हैं। पूरे गांव में पानी की कमी की वजह से वही नदी ही लाइफलाइन बनी हुई है। दोनों नंद भाभी आपस में बात कर रही होती हैं। इतने में सरला आ जाती है। अरे तुम दोनों बातों में ही लगी रहोगी या नहाने भी जाओगी? दिव्या पूजा को लेकर नदी में नहाने के लिए चली जाती है। रास्ते में गांव की औरतें भी नदी से नहा कर आ रही होती हैं। कुछ नदी से पानी भरकर ले जा रही हैं, कुछ बच्चे नदी में नहा रहे हैं। ये सब देखकर पूजा को बहुत हैरानी होती है। दिव्या दीदी, ऐसे खुले में कैसे नहाऊंगी मैं, और कपड़े कहाँ बदलने? यहाँ तो कोई बाथरूम भी नहीं है। भाभी, आप भी हद करती हो। बताओ, नदी किनारे बाथरूम कौन बनवाएगा? देखो, जैसे गांव की औरतें सब नहा रही हैं और वहाँ कपड़े बदल रही हैं पेड़ के पीछे कपड़ा लगाकर, वैसे ही आप भी बदल लेना। चलो अब जल्दी कर लो, एक तो वैसे ही गर्मियों के दिन है, सुबह उठते ही इतनी तेज धूप निकल जाती है। मुझसे तो ये धूप बर्दाश्त नहीं हो रही, और फिर हमें खाना बनाकर मंदिर भी जाना है। बेचारी पूजा, जो घर में बाथरूम में नहाने की आदी थी, आज खुली नदी में नहाने पर मजबूर हो गई है, क्योंकि गांव में पानी की इतनी किल्लत है। पूजा जैसे तैसे करके राम राम करके नदी में प्रवेश करती है और बस एक डुबकी लगाकर फटाफट वापस आ जाती है। भाभी, मैं ये कपड़ा पकड़ कर खड़ी हूँ, आप जल्दी जल्दी कपड़े बदल लो। हे भगवान, यहाँ तो सब लोग हैं, कोई अपना काम कर रहा है, कोई नहा रहा है। मैं इतने सब लोगों के सामने कपड़े कैसे बदलूं? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। पूजा एक बड़े से पेड़ के पीछे अपनी नंद को कपड़ा पकड़ाकर खड़ा करती है और बहुत मुश्किल से कपड़े बदलती है। फिर दोनों घर आ जाती हैं। घर आकर पूजा अपनी पहली रसोई की रस्म करती है। उसने खाने में दाल चावल, सूजी का हलवा, रायता, रोटी और चूरमा बनाया है। चलो बेटा, सारा खाना तैयार हो गया, अब मंदिर चलते हैं। सरला अपनी बहू और बेटी के साथ मंदिर जाती है। यह मंदिर नदी के दूसरे किनारे पर है। यह हमारे गांव का मंदिर है, इसे गांव की कुल देवी का मंदिर मानते हैं। जब भी कोई नई बहू आती है, उसकी पहली रस्म होती है, तो सबसे पहले भोग यहीं लगाया जाता है। सरला अपनी बहू को सारी रस्मों के बारे में बताती है और मन में सोचती है, अरे यहाँ तो प्रसाद वाला ही नहीं है, बस यही एक परेशानी है इस मंदिर में। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, भीड़ लगी रहती है, लेकिन प्रसाद की बस एक ही दुकान है। अगर वो बंद हो जाए तो परेशानी हो जाती है। और देखो, शहर से आए लोग भी कैसे भूखे ही चले जाते हैं। सरला दूर से एक दुकान से प्रसाद लेकर आती है। इस तरह वो अपनी बहू के साथ मिलकर पूजा करती है और फिर घर लौट आती है। थोड़ी देर में औरतें पूजा को देखने के लिए आती हैं। सरला, बहू तो तेरी बहुत सुंदर है, तू तो बड़ी खुशकिस्मत निकली, इकलौता बेटा था तेरा। अब भगवान ने अच्छा रिश्ता लगवा दिया। अब तो जिम्मेदारियों से फ्री हो गई तू। अब रह गई तेरी बेटी, वो अभी छोटी है। जब तेरा बजट होगा तब कर लेना उसकी शादी। हाँ बहन, बस यही सोच रही हूँ मैं भी, थोड़ा सा काम अच्छा हो जाए। अब तो वैसे भी बुढ़ापा आ गया है, घर का काम नहीं होता, बहू आ गई है, मैं भी अब जिम्मेदारी से फ्री हो जाऊंगी। सभी पड़ोसन आपस में बातें करती हैं। इसी तरह पूजा की मुंह दिखाई भी हो जाती है। सबको पूजा बहुत पसंद आती है और धीरे धीरे सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। कमला का पूरा परिवार नदी के किनारे बैठा होता है। आ गई मम्मी, आप तो बड़ी बेफिक्र हो। ये भी नहीं देखा कि बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, सुबह से हम काम में लगे हुए हैं और आप पड़ोसन के घर बैठी रही। अरे बहू को देखने तो जाना ही था, सबकी बहू आ गई। पता नहीं मेरे बच्चों की शादी कब होगी। कमला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तेरे बच्चों के रिश्ते ही न लग रहे हो। और नहीं तो क्या, दोनों भाइयों के रिश्ते इतनी जल्दी हो गए थे। मेरे भाई तो हीरे हैं, जो भी देखता है पसंद कर लेता है। सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी रोहित बोलता है, मम्मी, शादी तो तब करेंगे ना जब हमारे पास अपना ठीक सा घर होगा। और नहीं तो क्या, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो हम ही उस कमरे वाले घर में ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाते, तो हमारी पत्नी कैसे करेंगी? अभी तो देखो, हमारा पूरा परिवार नदी किनारे रहता है और मछली पालन पर ही निर्भर है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, अगर हमारा ये काम रुक गया तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अरे कैसी मनहूस बातें कर रहा है, शुभ शुभ बोल। भगवान न करे ऐसा कुछ हो, हम तो इसी पर निर्भर हैं। माता रानी करे हमारा काम अच्छा चले, हम अपना घर ठीक कर लेंगे और फिर मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगी। मेरी दोनों बहुएं एक साथ घर में आएंगी।
कमला के दोनों बेटों का रिश्ता शहर के दो लड़कियों के साथ लगा हुआ है। दरअसल राजेश और रामपाल बचपन के दोस्त हैं और इन दोनों ने बचपन में ही अपने बच्चों का रिश्ता तय कर दिया था। और एक दिन रामपाल की दोनों बेटियां निधि और काजल हैं जो अपनी दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई हुई हैं। और कार रोको, देखो स्विमिंग पूल, कितनी गर्मी हो रही है। स्विमिंग पूल को देखकर आगे जाना तो सच में बेवकूफी होगी। हाँ बिल्कुल सही, मुझे भी स्विमिंग पूल में नहाने चलो, नहाते हैं। इतनी गर्मी में ठंडे ठंडे पानी में नहाकर मजा आएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। आज फाइनली मौका मिला है। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं देता इस पूल में बच्चे बड़े सब नहा रहे हैं और पता नहीं पानी बदलते भी होंगे या नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं नहाऊंगी। अरे सफाई की देवी, रोज पानी बदलते हैं, ये खुद सोच। इतनी गर्मी में अगर पानी नहीं बदलेंगे तो ये आग की तरह उबल जाएगा। और चल, हर बार ड्रामा मत किया कर, आजा नहाते हैं। माधुरी और रिया दोनों बहनों को स्विमिंग पूल में नहाने के लिए खूब कहती है, लेकिन दोनों बिल्कुल नहीं मानती। सोचो अगर तुम दोनों बहनों की शादी ऐसे ससुराल में हो गई जो नदी किनारे रहता हो, नदी में ही नहाता हो, वहीं का पानी इस्तेमाल करता हो, तब क्या होगा तुम्हारा मैडम? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ना मैं सोच रही हूँ। तुम दोनों जल्दी से नहाकर वापस आओ, हमें फिर घर भी जाना है, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। चारों सहेलियां बाहर खूब मौज मस्ती करके घर वापस आ जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रामपाल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लता, मेरे दोस्त राजेश को फोन करो। मैं चाहता हूँ मेरे जीते जी मेरी दोनों बेटियों की शादी हो जाए। मुझे अब अपनी सेहत पर भरोसा नहीं रहा। पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप ठीक हो जाओगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। और हम गांव में शादी क्यों करें? क्या आपने रिश्ता तय करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? नहीं, बात को समझा करो बेटा। ये मेरा बचपन का दोस्त है, बिल्कुल मेरी तरह आपका ख्याल रखेगा। अपने बाद में अगर किसी पर विश्वास करता हूँ तो वो राजेश है। तुम राजेश से मेरी बात करवाओ। तबीयत खराब होने की वजह से रामपाल घबरा जाता है। निधि और काजल को भी अपने पिता की ये बात माननी पड़ती है। वो अपने दोस्त राजेश को फोन करके जल्द से जल्द शादी के बारे में कहता है। इधर राजेश फोन काटने के बाद थोड़ा परेशान हो जाता है। क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? आप इतने परेशान क्यों हो गए? किसका फोन था? मेरा दोस्त रामपाल, उसकी तबीयत खराब है। वो चाहता है कि जल्द से जल्द अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दे। उन्होंने अगले हफ्ते का मुहूर्त निकलवाया है। क्या पापा, इतनी जल्दी शादी? हमारे तो घर भी नहीं है, हम कहाँ रखेंगे अपनी पत्नियों को? क्या उन्हें भी नदी किनारे रहना पड़ेगा? इतनी जल्दी शादी की बात सुनकर पूरा परिवार हैरान और परेशान हो जाता है। अच्छा रिश्तेदार वही होता है जो अपने रिश्तेदार की मजबूरी समझे। और भगवान ना करे कल रामपाल भाई साहब को कुछ हो गया तो हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। कमाना खाना तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा और जहाँ हम रहते हैं हमारी दोनों बहुएं भी रह लेंगी। आप उन्हें हाँ कर दीजिए। राजेश फोन करके रामपाल को हाँ कर देता है। अगले ही हफ्ते रोहित, निधि और राहुल काजल की शादी हो जाती है। कमला अपनी दोनों बहुओं को नदी किनारे ही ले आती है। बेटा रात बहुत हो गई है, तुम भी थक गई होगी। देखो शिवानी ने तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है, तुम आराम कर लो। कमला और राजेश नदी के किनारे ही सो जाते हैं। शिवानी ने भी अपना बिस्तर लगा लिया है और वो भी कंबल ओढ़ते ही घोड़े बेचकर सो जाती है। उधर रोहित और राहुल भी लेट जाते हैं, लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखती हैं और इशारों में बातें करती हैं। ये क्या मुसीबत है? नदी किनारे कौन सोता है? इन लोगों के घर नहीं है क्या जो नई नवेली दुल्हन को भी नदी किनारे लाकर बैठा दिया? अब घर है या नहीं ये तो सुबह ही पता लगेगा। गांव में शादी हुई है हमारी, हो सकता है इनके कोई रस्म और रिवाज हो कि नई दुल्हन को नदी किनारे सुलाया जाता है। दोनों बहनें अपने आप को समझाते हुए इसे एक रस्म मानकर वहीं सो जाती हैं। लेकिन रात में उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आती। नदी के ऊपर से पक्षियों की आवाजें आती हैं, जंगल से डरावने जानवरों की आवाजें सुनाई देती और ऊपर से मच्छर भी काट रहे होते हैं। ये क्या मुसीबत है? कितना डर लग रहा है मुझे। ये इतनी डरावनी हवा से कहाँ से आ रही है? कहीं यहाँ पर कोई आत्मा का साया तो नहीं? कैसी बातें कर रही है? पागल हो गई है क्या? चुप हो जा, सो जा। निधि खुद से बातें करते हुए सोने की कोशिश करती है। दोनों बहनों को सुबह ही नींद आती है और तभी गांव के लोगों की नदी किनारे गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी आंख खुल जाती है। बेटा जल्दी उठकर नहा लो, आज तुम्हारी पहली रसोई है और फिर हमें मंदिर पर पूजा करने के लिए भी जाना है। मम्मी नहाना कहाँ है? घर कहाँ है? हम घर नहीं जा रहे क्या? अरे बेटा नदी में ही तो नहाना है, घर में कौन सा पानी रखा है? मैं शिवानी को भेजकर तुम्हारे कपड़े मंगवा रही हूँ, तुम दोनों फटाफट नहा लो। शिवानी दोनों बहुओं के कपड़े ले आती है। दोनों बहुएं नदी में नहाते हुए बहुत संकोच करती हैं। कहाँ वो स्विमिंग पूल का बिल्कुल साफ सुथरा नीला पानी और कहाँ नदी का ये गंदा सा पानी।
हम दोनों बहनें तो आज तक स्विमिंग पूल में भी नहीं नहा है और अब हमें इस नदी में नहाना पड़ रहा है। पता नहीं इनकी कौन सी रस्म है जो नदी के किनारे नहा कर होंगी। हाँ दीदी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अब तो जैसा ये कह रही हैं वैसा ही करना पड़ेगा। दोनों बहनें नदी में एक डुबकी लगाकर फटाफट वापस आ जाती हैं। जैसे बाकी औरतें कपड़ा लगाकर कपड़े बदल रही थीं, वैसे ही दोनों कपड़े बदलती हैं, जिसमें उन्हें बहुत मुश्किल होती है। लेकिन इस गांव में तो सभी नई नवेली दुल्हनों के साथ ऐसा ही होता आ रहा है। अब तुम दोनों अपनी पहली रसोई की रस्म कर लो। पहले चूल्हा पूज लेना और उसके बाद कुछ मीठा बनाना और फिर कुछ नमकीन। पर मम्मी, खाना बनाना कहाँ है? यहाँ तो कोई रसोई भी नहीं है, न ही गैस चूल्हा। काजल की बात सुनकर राहुल हंसने लगता है। अरे गांव में ये सब नहीं मिलने वाला। अरे पर गांव में घर तो होता है ना। हम तो यहाँ नदी किनारे बैठे हैं, यहाँ कैसे पहली रसोई होगी? बेटा, गांव में तो वैसे भी बहुत गर्मी है। कम से कम नदी किनारे ठंडी ठंडी हवाएं तो चल रही हैं, और फिर खाना तो नदी किनारे ही बनेगा। शिवानी खाने से जुड़ा सारा सामान ले आती है। दोनों बहुओं को नदी से मिट्टी निकालकर चूल्हा बनाने के लिए कहा जाता है। हमने तो ये काम कभी भी नहीं किया। ये सारे अजीबोगरीब काम हमें अपने ससुराल में करने को क्यों मिल रहे हैं? क्या सबका शादी के बाद यही हाल होता है? अगर मुझे पता होता कि शादी के बाद जिंदगी इतनी मुश्किल होने वाली है तो मैं कभी शादी करती ही नहीं। बेकार में पापा ने हम दोनों को यहाँ फंसा दिया है। दोनों बहनें बहुत फ्रस्ट्रेट होती हैं। जैसे तैसे करके नदी से मिट्टी निकालकर चूल्हा बनाती हैं और फिर चूल्हे की पूजा करके उस पर कुछ मीठा बनाती हैं। इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि चूल्हे में आग की बजाय सिर्फ धुआं उठ रहा था और वो सीधा उनकी आंखों में जा रहा था। हे भगवान, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कितना धुआं हो रहा है इसमें। बेटा, इसमें फूंक मारो तो आग जल जाएगी। पहले चूल्हे से कढ़ाई उतारो, ठीक से आग जलने दो, उसके बाद कढ़ाई रखना। कमला आकर काजल वाले चूल्हे में आग जला देती है। दोनों बहनें पसीने से पानी पानी हो जाती हैं। धूप में इतनी मुश्किल से खाना बनकर तैयार होता है। हे भगवान, बन तो गया खाना। ऐसा लग रहा है जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध जीत लिया हो। दोनों बहनें शांति की सांस ले रही होती हैं, तभी कमला कहती है, बेटा, सारा सामान थाली में रख लो। देखो, वो नदी के दूसरी तरफ जो मंदिर है ना, वहाँ पर पूजा करने के लिए जाना है। दोनों बहुएं सारा सामान अपनी अपनी थालियों में रखती हैं और अपनी सास के पीछे पीछे मंदिर पहुंच जाती हैं। हर बार की तरह मंदिर में भीड़ लगी हुई है। हे भगवान, आज तो और दिनों के मुकाबले बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। ऊपर से प्रसाद की ये एक ही दुकान, यहाँ प्रसाद खरीदने के लिए भी लाइन लगानी पड़ेगी। कमला प्रसाद वाली लाइन में लग जाती है। इधर दोनों बहनें अपनी थाली लेकर खड़ी होती हैं। तभी निधि का ध्यान एक छोटी सी बच्ची पर जाता है। मम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही, मुझे खाना खाना है। बेटा, अभी मम्मा घर जाएगी, आपके लिए खाना बनाएगी और अभी आपको चॉकलेट भी दिलाएगी। वो बेचारी औरत जैसे तैसे अपनी बच्ची को समझाती है और मन ही मन सोचती है, पता नहीं कैसी जगह पर मंदिर बना हुआ। इतना बड़ा गांव है लेकिन यहाँ खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। शहर से इतने लोग आते हैं, सबको भूखे ही जाना पड़ता है। बच्चों का तो बुरा हाल हो जाता है। निधि और काजल ये सारी बातें सुन लेती हैं। यार, बात तो सही है। जब इतनी भीड़ आती है तो यहाँ खाने पीने की दुकानें होनी चाहिए। दोनों बहनें आपस में बात कर ही रही होती हैं। इतने में कमला भी प्रसाद लेकर आ जाती है। धूप इतनी तेज हो रही है कि थोड़ी देर खड़े रहने में ही दोनों पसीने से भीग जाती हैं। फिर तीनों पूजा पाठ करके वापस चलने लगती हैं। लगता है अब तो हमारी सारी रस्में हो गई हैं। आज तो सासू माँ हमें घर ले ही जाएंगी। देखते हैं क्या होता है, वरना नदी किनारे तो दिन कट ही रहे हैं। दोनों बहनों को लग रहा होता है कि शायद उनकी नई नई शादी हुई है और गांव का कोई रीति रिवाज है जिसकी वजह से वो घर नहीं जा रही हैं और उन्हें नदी किनारे ही रहना पड़ रहा है। लेकिन आज उनकी पहली रसोई की रस्म भी हो गई थी और मंदिर में पूजा भी कर ली थी, इसलिए अब उन्हें घर जाने की उम्मीद होती है। लेकिन जैसे ही कमला उन्हें वापस नदी के किनारे लेकर जाती है तो दोनों की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। हे भगवान, हम तो बहुत थक गए। बेटा, अब मेरा वापस घर जाने का तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा। इतनी दूर घर जो है। शिवानी, एक काम कर, चटाई बिछा ले, सब लोग खाना खा लेते हैं। देखो क्या टाइम हो गया है, बहुत भूख लग रही है। शिवानी चटाई बिछा देती है। दोनों बहुएं सबको थाली लगाती हैं और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। भूख में खाने का स्वाद बढ़ जाता है। मैंने रात में भी ठीक से रोटी नहीं खाई थी। एक बार तो रात को ही भूख लग रही थी, मन किया कि उठकर देखो क्या रखा है, लेकिन फिर सोचते सो जाता हूँ। सुबह जल्दी खाना बन जाता है, तब खा लूंगा। अरे हाँ, मैं तो हैरान हूँ, तुझे भूखे नींद कैसे आ गई? तुझे याद है एक बार बचपन में कैसे तूने मम्मी से रात में ही खाना बनवा दिया था? वैसे आज भूख में तू सूजी का हलवा भी खा गया, वरना तू हर बार सूजी के हलवे को देखता भी नहीं है, और आज देख पूरी कटोरी भर के खा गया। अरे हाँ, सच में मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। भाई सही कहते हैं, भूख में गुड़ भी पकवान लगता है। रोहित की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं।
बेटा, ये जाल थोड़ा टूट गया है, इसको यहां से निकाल दे। थोड़ा जोड़ लेंगे, देखो इसमें से बड़ी बड़ी मछलियां ऐसे ही निकल जाती हैं। पापा, अगर कल हमारी मछलियां अच्छे पैसों में बिक गई तो हम एक छोटा सा जाल ले आएंगे। एक तो ये छोटा जाल बिल्कुल खराब हो गया है, ऊपर से बड़े जाल में भी कुछ तार टूट गए हैं। मैंने जोड़ी भी थी लेकिन ये पूरी तरह से खराब हो गई है, अब तो नया ही लेना पड़ेगा। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो, इस बड़े जाल की वजह से हम छोटी मछलियां तो पकड़ ही नहीं पाते। मैंने कल भी देखा था बड़े जाल से छोटी छोटी मछलियां कैसे निकल कर भाग गईं और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। एक तरफ घर वाले अपने काम की बातों में लगे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनें बस ये सोच रही हैं कि गांव वाले घर में कब जाएंगे। ऐसी दोपहर से शाम हो जाती है। तीनों बाप बेटे मिलकर नदी में जाल फैलाते हैं और उसी के आसपास अपना बिस्तर भी लगा लेते हैं। इधर बहुएं फिर से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं और शाम होते ही शिवानी सबका बिस्तर लगा देती है। दीदी, हम गांव में क्यों नहीं जाते? मुझे तो यहाँ नदी किनारे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, और जब नींद आती है तो सुबह सुबह गांव वालों की आवाजें, ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव अपना घर बार छोड़कर नदी किनारे आकर बस गया हो। और नहीं तो क्या, लोग अपनी भैंस और गाय को लेकर नदी में ही नहलाने आ जाते हैं। और उधर गांव की औरतें अपने मटके उठाकर पानी भरने आ जाती हैं। इस गांव में पानी नहीं है क्या, जो सब काम के लिए नदी पर ही निर्भर है? भाभी, दरअसल हमारे गांव में पानी की बहुत किल्लत है। जो पानी आता है वो सुबह आता है और शाम तक तो उबल जाता है, इसलिए ताज़ा पानी में काम करने के लिए लोग नदी के आसपास ही आते हैं। अब नदी का पानी तो देखो, हमेशा साफ सुथरा और ठंडा रहता है। शिवानी अभी भी दोनों बहुओं को साफ बात नहीं बताती। ऐसी पूरा परिवार मिलकर दोनों बहुओं को गुमराह कर रहा होता है। न उन्हें गांव का घर दिखाते हैं और ना ही कुछ बताते हैं। बस इनका सारा नहाना, खाना, पीना, सोना नदी किनारे ही होता है। अब तो दोनों बहुओं ने गांव के घर के बारे में पूछना भी छोड़ दिया है, क्योंकि हर बार की तरह इन्हें एक नया बहाना भी मिल जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निधि का ध्यान गांव की एक नई दुल्हन पर पड़ता है, जो अपने परिवार के साथ नदी में नहाने के लिए आती है। देखो काजल, लगता है इसकी नई शादी हुई है और कैसे इस बेचारी को आज खुले में नहाना पड़ेगा। हाँ देखो, शुरू में तो इसे संकोच होगा, लेकिन बाद में इसे भी हमारी तरह आदत बन जाएगी। ऐसी बात करते करते शाम से रात हो जाती है और सब अपना बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। दोनों बहनों को सोने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन एक बार नींद आने के बाद सुबह ही आंख खुलती है जब लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। इधर रोहित और राहुल भी मछलियां पकड़ कर ले आते हैं। अरे आज तो बहुत सारी मछलियां आई हैं जाल में। आज अगर अच्छे दामों में बिक गई तो अच्छा खाना बनवाएंगे। बड़े दिन हो गए हैं कुछ चटपटा खाए हुए। राजेश की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। रोहित और राहुल नदी पार करके अपनी सारी मछलियां शहर में बेचने के लिए जाते हैं और आज सच में मछलियां बहुत अच्छे दामों पर बिकती हैं। वापस आकर ये घर का सामान भी लेकर आते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम अपना गांव वाला घर जल्दी ही नया बनवा लेंगे। सबके मन में एक नई उम्मीद जागती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही शाम के समय ये लोग नदी में अपने जाल बिछाते हैं, एक सरकारी अधिकारी वहां आता है। खबरदार, अगर तुम लोगों ने नदी में जाल बिछाया तो तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है। देखिए, तुमने इस नदी में हर जगह मछली का दाना फेंका हुआ है। तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि लोग नदी के पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हर जगह तुम मछली का दाना डालोगे तो मछलियां वहां जाएंगी। छोटे बच्चे डर कर भाग रहे थे, इनमें से कुछ को चोट भी लग गई है। अरे, आपको ये सब किसने कहा? जिसने भी कहा है वो बिल्कुल गलत है। हम ऐसा नहीं करते। हम बस नदी के इस छोटे से हिस्से में ही मछली का दाना डालते हैं और यहीं पर जाल लगाते हैं। हाँ, मेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो बस यहीं से मछली पकड़ते हैं। हमें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। आज से तुम नदी में जाल नहीं डालोगे, और अगर ऐसा करते हुए मिले तो तुम पर भारी जुर्माना लगेगा और तुम्हें जेल भी हो सकती है। वाटर क्राइसिस की वजह से पूरा गांव नदी के पानी पर ही डिपेंड था, तो वहीं कुछ लोग राजेश के खिलाफ शिकायत लगा देते हैं। कुछ बातें सच होती हैं तो कुछ झूठ, लेकिन सरकारी अधिकारी ने नदी में जाल डालने से बिल्कुल मना कर देता है। तीनों बाप बेटे उदास होकर वहां आ जाते हैं जहां पूरा परिवार बैठा होता है। पापा, आपको क्या हुआ? आप तीनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तीनों को परेशान देखकर दोनों बहुएं भी हैरान हो जाती हैं। अरे कुछ तो बताओ, ऐसे चुप क्यों खड़े हो? आज से हम मछली पालन नहीं कर पाएंगे। किसी ने हमारे खिलाफ शिकायत लगा दी है। सरकारी अधिकारी आए थे और साफ मना करके गए हैं। अगर हम मछली पालन नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? हम क्या खाएंगे? वही तो हम सोच रहे हैं। हमारे पास इनकम का कोई और साधन है ही नहीं। पूरा परिवार परेशान हो जाता है। जिस काम की वजह से ये अपने गांव का छोटा सा घर छोड़कर नदी किनारे रह रहे थे, आज वही वजह खत्म हो गई है। कमला, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, अपने गांव वाले घर में चलते हैं। अब हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? पूरा माहौल उदासी से भर जाता है। सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। पापा, ऐसे कैसे काम चलेगा? गांव के घर में क्या पैसे दबे हुए हैं?
वहां पर भी तो हमें काम करके ही खाना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, वो छोटा सा घर है, उसमें हम लोग कैसे रहेंगे? वैसे भी इतनी गर्मी में वहाँ घुटन होती है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। दोनों भाई काम की तलाश में शहर जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता। इधर राजेश भी गांव में मजदूरी का काम ढूंढता है लेकिन उसे भी कोई काम नहीं मिलता। तीनों परेशान होकर वापस नदी किनारे आ जाते हैं। क्या हुआ, बनी नहीं क्या कोई बात? कोई भी काम करवाने के लिए तैयार नहीं है। सबने अपनी अपनी टीम बना रखी है। कहते हैं काम तो अब मशीनों से हो जाते हैं। पापा, शहर में भी ऐसा ही हाल है। लोग पहले से काम पर लगे हुए हैं, अब हमारे जैसे बेरोजगार कहाँ जाएं? सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी निधि का ध्यान मंदिर पर पड़ता है। मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी होती है, एक लाइन दर्शन के लिए और दूसरी प्रसाद खरीदने के लिए। ये सब सोचकर निधि को एक आइडिया आता है। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक आइडिया है। बुरा मानने वाली बात क्या है? अगर आइडिया है तो बताओ। काम कर गया तो अच्छा है, नहीं तो हम वैसे भी परेशान हैं। देखो, नदी के किनारे जो मंदिर है वो गांव की कुल देवी का मंदिर है और जो लोग शहर जाकर बस गए हैं वो भी यहाँ पूजा करने आते हैं। निधि, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ। अरे देखो, मंदिर पर ध्यान लगाओ। वहाँ प्रसाद की बस एक ही दुकान है और खरीदने वाले सैकड़ों लोग। सबको इंतजार करना पड़ता है और वहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। छोटे बच्चे भूख के मारे रोने लगते हैं। तो मैं कह रही थी कि क्यों ना हम मंदिर के पास प्रसाद और खाने पीने की चीजों की दुकान लगाएं। हाँ, तुम्हारी बात में दम है। मैं भी जितनी बार मंदिर गया हूँ यही देखा है, लोग बहुत परेशान होते हैं। लेकिन ये काम शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास कुछ पैसे मैंने जमा करके रखे हैं, हम उनका इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, मेरे पास भी थोड़े से पैसे हैं, उनसे भी सामान आ जाएगा। दोनों बहुएं अपना जमा किया हुआ पैसा दे देती हैं। राहुल और रोहित शहर जाकर सामान खरीद कर लाते हैं और अगले ही दिन अपने नए काम की शुरुआत कर देते हैं। एक तरफ रोहित प्रसाद बेचता है तो दूसरी तरफ दोनों बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं। शिवानी छोटे छोटे कामों में मदद करती है और राहुल स्टॉल पर खड़े होकर सामान बेचता है। देखते ही देखते सारा सामान प्रसाद का बिक जाता है। जो लोग लंबी लाइन में खड़े थे वो उनकी दुकान पर आने लगते हैं क्योंकि यहाँ काम जल्दी भी हो रहा था। दूसरी तरफ जो लोग शहर से आते थे और भूखे वापस जाते थे, अब वो उनके स्टॉल पर खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। सारा सामान बेचकर ये लोग वापस नदी किनारे आ जाते हैं। अरे, आज हमने पूरे 10,000 रुपए का काम किया है। और ये तो हमारा सामान जल्दी ही खत्म हो गया था। अगर पूरा दिन काम करते तो 20-25 हजार आराम से हो जाते। मतलब जितनी उन्होंने लागत लगाई थी उससे कई गुना ज्यादा कमा लिया। पहले दिन की कमाई से पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। अब ये खुशी खुशी नदी किनारे रह रहे होते हैं और रोज सुबह उठकर मंदिर पर अपनी दुकान लगाते हैं। काजल अब गर्मी की वजह से नींबू पानी, जीरा पानी जैसी चीजें भी अपने स्टॉल पर बनाने लगी है। देखते ही देखते इनका काम बहुत अच्छा चलने लगता है और अब इनके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं। एक दिन अचानक आंधी तूफान आता है जिसकी वजह से नदी किनारे रहना मुश्किल हो जाता है। अरे भाई, अपने खाने का सारा सामान उठा लो। आज तो लगता है गांव वाले घर में ही जाना पड़ेगा। पूरा परिवार गांव वाले घर में जाता है। आज दोनों बहुओं ने पहली बार अपने एक कमरे का ससुराल देखा है जो कि एक कच्चा सा है और उसमें एक कमरे के अलावा कुछ भी नहीं है, न रसोई न बाथरूम। सभी लोग जैसे तैसे करके उसी कमरे में एडजस्ट करके सो जाते हैं। अगली सुबह होती है और रोजाना की तरह ये मंदिर के पास जाकर अपनी दुकान लगा लेते हैं। दोनों बहुएं खाना बनाती हैं और दोनों भाई उस सामान को बेचते हैं। कुछ ही दिनों में इनके पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं और अब ये गाँव में अपने घर को रेनोवेट कराकर अच्छा सा घर बनवा लेते हैं जिसमें दोनों बहुओं ने रसोई और बाथरूम भी बनवाया है। उधर गांव की औरतें घर को देखने के लिए आती हैं। घर तो आप लोगों ने अच्छा बनवा लिया है, अब पूरा परिवार इसमें आराम से रह सकता है। रसोई भी बहुत अच्छी है। तभी निकिता का ध्यान बाथरूम पर पड़ता है। अरे, बाथरूम में क्यों पैसे बर्बाद कर दिए? बाथरूम की तो इस गाँव में कोई जरूरत ही नहीं। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कह रही हैं। सारा काम तो यहाँ नदी किनारे ही होता है। एक भी बूंद पानी गांव में नहीं आता और नदी भी इतनी दूर है कि घर तक आते आते सारा पानी रास्ते में ही आधा गिर जाता है। इसीलिए सही है कि वहीं नदी किनारे जाकर नहा लिया जाए। गांव की औरतों की बात सुनकर काजल और निधि का ध्यान पानी की समस्या पर जाता है। अरे, घर में बाथरूम तो चाहिए ही होता है और फिर गाँव में इतने नल हैं तो सही, हम सरपंच जी से कहकर उन्हें ठीक करवाने की बात करते हैं। कोई फायदा नहीं है बेटा, गांव के लोगों ने सरपंच जी के घर के खूब चक्कर काटे लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। एक बार तो सब लोगों ने पैसे इकट्ठे करके भी दिए थे कि नल ठीक करवा दो, पानी की बहुत दिक्कत है, लेकिन उन पैसों को भी हड़प लिया। इस तरह थोड़ी देर बात करने के बाद सभी पड़ोसन अपने अपने घर चली जाती हैं और ये लोग अपने घर में रहने लगते हैं। पहले पूरा परिवार नदी किनारे रहता था तो इन्हें पानी की ज्यादा दिक्कत नहीं महसूस होती थी क्योंकि वहीं से ताज़ा पानी मिल जाता था। लेकिन अब जैसे ये गांव के घर में रहने लगे हैं, पानी की समस्या साफ महसूस होने लगी है।
कितनी गर्मी हो रही है, मन कर रहा है नहा लूं, लेकिन अब नहाने के लिए नदी किनारे जाऊंगी और फिर वापस आऊंगी तो फिर से पसीने पसीने हो जाऊंगी। पहले तो हम नदी किनारे ही रहते थे तो नहाकर अच्छा लगता था, लेकिन अब गांव में आकर सुविधाएं तो बढ़ गई हैं, लेकिन पानी वाली मुसीबत भी बढ़ गई है। शिवानी की बात सुनकर निधि कहती है, तुम टेंशन मत लो, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके रहेंगे। निधि गांव की सभी औरतों को बुलाकर पानी की समस्या के बारे में बात करती है और सबका ध्यान इस तरफ खींचती है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर सरपंच जी हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमें डीएम के पास जाना चाहिए, वो हमारी बात जरूर सुनेंगी। इस इलाके की डीएम एक महिला है। सभी औरतें इकट्ठा होकर डीएम ऑफिस जाती हैं और वहां पर अपनी समस्या रखती हैं। हमारे गांव में आज से 5 साल पहले 5 नल लगे थे, उनमें से 4 उसी साल खराब हो गए और एक से गंदा पानी आता है। गांव वालों ने सरपंच जी से कई बार कहा, यहाँ तक कि पैसे भी इकट्ठे करके दिए, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। पूरा गांव एक नदी के पानी पर निर्भर है, जबकि नदी बहुत दूर है और पानी लाने में बहुत दिक्कत होती है। आपका क्षेत्र इतनी बड़ी पानी की समस्या से जूझ रहा है और हमें इसका अंदाजा तक नहीं था। आप लोग अपने घर जाइए और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या पर जल्द ही काम किया जाएगा। मैं आपको वादा करती हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर आपके गाँव में शुद्ध पानी की व्यवस्था हो जाएगी। डीएम की बात सुनकर सभी औरतें बहुत खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी अपने घर लौट जाती हैं। इधर डीएम गांव की पूरी डिटेल चेक करवाती है तो उन्हें पता चलता है कि पाइपलाइन, टंकी और नल के लिए पहले ही बजट पास हो चुका था, लेकिन सरपंच ने बीच में ही सारे पैसे हड़प लिए और गांव में कोई सुधार नहीं करवाया। बेचारे सीधे साधे गांव वाले सरपंच को पैसे इकट्ठे करके देते रहे और सरपंच उन्हें भी हड़प गया। इस गांव के सरपंच को यहाँ बुलाओ और उनसे पूछताछ करो, आखिर पता तो चले कि उन्होंने इतने पैसों का क्या किया है। डीएम अपने असिस्टेंट को सरपंच को बुलाने के लिए कहती हैं। अच्छा रुको, हम खुद जाकर देखते हैं कि सरपंच साहब गांव में कर क्या रहे हैं। डीएम साहिबा खुद गांव के सरपंच के घर जाने का फैसला लेती हैं। थोड़ी देर में गाड़ी सरपंच के घर के सामने रुकती है। जैसे डीएम गाड़ी से उतरती हैं, सरपंच का घर देखकर हैरान रह जाती हैं। 3 मंजिला मकान, चमचमाती टाइल्स और हर तरह की सुविधाएं। घर में खुद का पर्सनल सबमर्सिबल लगा हुआ था। इधर सरपंच अपनी बैठक में बैठा हुआ हुक्का पी रहा है और डीएम को देखते ही उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। वाह, अरे डीएम साहिबा, अगर आपको कुछ काम था तो मुझे बता दिया होता, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? सरपंच साहब, आपके काम ही इतने अच्छे हैं कि हमें खुद सम्मानित करने के लिए आपके घर आना पड़ा। इधर डीएम के असिस्टेंट ने गांव की औरतों को भी खबर दे दी थी। सभी औरतें अपने समूह के साथ सरपंच के घर के पास आ जाती हैं। तो ये सब कह रहे हैं कि आपने इन लोगों से नल ठीक करवाने के लिए पैसे लिए हैं और काम भी नहीं करवाया। अरे नहीं डीएम मैडम, पानी ही नहीं आता नल में। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन नल ठीक ही नहीं हुआ। सरपंच की बात सुनकर डीएम उसके घर में लगे एक नल को चलाती है। नल से तुरंत पानी आने लगता है। अच्छा, तो गांव में इतना पानी नीचे चला गया है कि नल ठीक नहीं हो पा रहा, यही कहना चाहते हो ना तुम? हाँ मैडम, यही कह रहा हूँ मैं। तो फिर तुम्हारे घर में पानी कैसे आ रहा है? डीएम साहिबा, सरपंच जी ने अपने घर में पर्सनल समरसेबल लगवाया हुआ है। इनके घर में पानी की कोई कमी नहीं है। पानी की किल्लत तो पूरे गांव को झेलनी पड़ रही है। ये सुनकर सभी औरतें सरपंच के खिलाफ गवाही देने लगती हैं। सरपंच मौका देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डीएम उसके सारे काले कारनामे सामने ला देती हैं। अब तुम्हें इन सब पैसों का हिसाब देना होगा। पूरे 10 लाख रुपए तुमने हड़प लिए हैं। 1 महीने के अंदर अंदर ये रकम वापस करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। सरपंच का हिसाब तो हो गया था, लेकिन अब बारी थी गांव में पानी की समस्या खत्म करने की। डीएम साहिबा नया बजट पास करती हैं और गांव के सभी नलों को ठीक करवाने का आदेश देती हैं। जैसा कि डीएम ने वादा किया था, 1 हफ्ते के अंदर गांव के सभी नल ठीक हो जाते हैं और हर घर में पानी आने लगता है। पूरा गांव खुशियों से झूम उठता है। तभी नए सरपंच को चुनने की बात होती है। सभी लोग एक मत होकर निधि को गांव का नया सरपंच बना देते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए। आज तुम्हारी वजह से यह गांव पानी की किल्लत से बाहर आ पाया है, वरना हम ऐसे ही तड़पते रहते। नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब तो आप सभी के आशीर्वाद की वजह से हो पाया है। पूरा गांव बुजुर्ग की बात से सहमत होता है। सब लोग निधि के सरपंच बनने की खुशी मनाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। डीएम भी गांव की औरतों की हिम्मत की तारीफ करती हैं। इस तरह सभी लोग अपने अपने घरों में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब गांव के हर घर में पानी है, बाथरूम है और किसी भी औरत को नहाने या पानी के लिए नदी किनारे नहीं जाना पड़ता है।